ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें जैकी को दिखाया जाता है जो कि आर्मी की ड्यूटी खत्म करके अपने घर वापस जा रहा होता है। अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती और एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। जैकी का सबसे बड़ा सपना कनाडा जाकर सेटल होने का होता है, लेकिन उसके पिता उसके लिए घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। घर वालों की बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो अलग रहने का फैसला कर लेता है। उसके बाद जैकी एक छोटा सा रूम रेंट पर ले लेता है और अपने रूम में एक पिक्चर लगाना चाहता था, लेकिन उसके पास हैमर नहीं था। कुछ टाइम के बाद उसे एक छोटी सी शॉप पर जॉब मिल जाती है। फिर एक रात दो नशे में धुत आदमी शॉप पर आते हैं। उनमें से एक सिगरेट और बियर मांगता है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देता। ये देखकर जैकी उससे कहता है कि पहले पूरे पैसे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सामान दूंगा। तभी उसका दोस्त बीच में आकर पैसे दे देता है। बियर पीने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शॉप का ओनर जैकी को घर जाने के लिए कहता है और जैकी उसे एक रात के लिए हैमर मांग लेता है। घर जाते वक्त जैकी उन्हीं में से एक नशे में धुत आदमी को रोड पर पड़ा हुआ देखता है। वो उसके दोस्त को बताता है, लेकिन वो कहता है कि उसे वहीं पर पड़ा रहने दो। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, तभी जैकी अचानक से पीछे उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में जैकी को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। जैकी को पीटता हुआ देखकर उसे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब दूसरे बच्चे भी उसके साथ इसी तरीके से मारपीट किया करते थे। ये सब याद आते जैकी का गुस्सा फूट पड़ता है। फिर वो अपने बैग से वही हैमर निकालता है जो कि पिक्चर लगाने के लिए लेकर जा रहा था, और उस हैमर से उस आदमी के चेहरे पर जोर से मार देता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद वो आदमी होश में आता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन शटर से टकराकर दोबारा से जमीन पर गिर पड़ता है। इधर जैकी ये सब देखकर बुरी तरीके से घबरा जाता है कि उसने गुस्से में जाकर क्या कर दिया। तभी अचानक से वहाँ पर एक अंधी औरत आती है और वो अंधी औरत अपने कुत्ते के साथ होती है और वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ आ रही होती है। उसका कुत्ता सीधा उस आदमी के पास पहुँच जाता है। जैकी ये सब देखकर बुरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं समझ पाती और अपने कुत्ते से कहती है कि रोड पर पड़ी हुई कोई भी चीज मत खाना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर जैकी भी मौका देखते ही अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते पर जैकी के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। उसे लग रहा होता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसकी माँ ये सब देखकर बेहोश हो जाएगी, लेकिन ये उसकी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। पूरी रात जैकी सो नहीं पाता। तभी उसे याद आता है कि अपनी हैमर वहीं पर छोड़ा है जिसे कि उसने अटैक किया था। ये याद आते ही उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। अगली सुबह पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तभी उन्हें एक प्लास्टिक बैग मिलता है जिस पर उसकी शॉप का नाम लिखा होता है जहाँ पर जैकी काम करता था। उसके बाद डिटेक्टिव डैनी उसी शॉप पर पहुँच जाता है और कुछ देर के बाद दो बदमाश लड़के वहाँ पर आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन डैनी भी पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए वो तुरंत उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। दूसरी तरफ डैनी शॉप की सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो दोबारा से शॉप पर आता है और शॉप ओनर से पूछता है कि क्या वीडियो में दिख रहा लड़का मारने वाले आदमियों से मिला था। तभी जैकी भी वहाँ पर आ जाता है और डैनी उससे बाहर जाकर बात करने लगता है। जैकी उससे घबरा कर पूछता है कि क्या हम यहीं पर बात करेंगे, जिस पर डैनी मुस्कुरा कर कहता है कि क्या तुम पुलिस स्टेशन चलना चाहते हो। फिर वो जैकी से कहता है कि कल जिस आदमी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, क्या तुमने उसी को मार दिया। ये सुनते जैकी बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन अगली पल डैनी हंसने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। और डैनी जैकी से पूछता है कि वो दोनों आदमी यहाँ पर इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे, जिस पर जैकी घबराते हुए कहता है कि वो दोनों अपनी फैमिली और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। ये सब बोलते हुए जैकी को लग रहा होता है कि वो सब कुछ सच बता देगा। तभी डैनी का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों आदमी आपस में लड़ते हुए मरे हैं। पुलिस को एक गवाह भी मिल गया होता है जिसने कि उन दोनों को एक दूसरे पर ऐसे अटैक करते हुए देखा था। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उनमें से एक आदमी की वाइफ आती है। वो बताती है कि उसका पति हमेशा शराब पीता था, लेकिन उसका दोस्त उसकी और उसके बच्चों की बहुत ही केयर करता था, इसलिए अपने पति को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन डैनी को अब भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर उन्होंने एक दूसरे को मारा है तो उन ईंटों पर खून के निशान क्यों नहीं मिले। दूसरी तरफ जैकी का दोस्त जान उनसे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। जैकी झूठ बोल देता है कि शायद से मेरा फोन खराब हो गया है। तभी जैंग उसे बताता है कि आज एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आया था, मुझे लगा था कि पुलिस को तुम पर शक है। कुछ दिन के बाद ऑफिसर पार्क डैनी के पास आता है और बताता है कि जिस आदमी की लाश मिली थी वो अपनी असली पहचान छुपा कर रख रहा है। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वो 2009 से फरार एक सीरियल किलर था जिसका नाम यो बॉय था। टीवी पर ये न्यूज देखकर जैकी भी बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उस रात उसने अपनी जान बचाने के लिए हैमर का यूज नहीं किया होता तो शायद से वो सीरियल किलर उसे भी मार दिया होता है। दूसरी तरफ हमें वही अंधी औरत दिखाई देती है जो कि कुत्ते के साथ खेल रही होती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जैकी का वही हैमर उसके घर के अंदर पड़ा होता है। फिर अचानक जैकी अपने रूम में होश में आता है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद जैकी अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ चर्च लेकर जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी शॉप के पास एक आदमी का मर्डर हुआ था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों को उनके बुरे कर्मों का सजा जरूर
मिलनी चाहिए। चर्च के बाहर आने के बाद जैकी एक नया फोन खरीद लेता है क्योंकि उसका पुराना फोन फाइट के दौरान टूट गया था। उसके बाद वो वापस से अपनी शॉप पर काम करने लगता है। तभी वही अंधी औरत शॉप के अंदर आती है और उस सिगरेट का एक पैकेट मांगती है। जैसे ही जैकी उसे देखता है वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी वो औरत मुस्कुरा कर कहती है कि तुम मुझे पहचान गए ना। फिर वो बताती है कि मैं अंधी नहीं हूँ, उस रात मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कुछ। अब तुम्हें उस बात की कीमत चुकानी होगी। अगर अपना हैमर वापस चाहिए तो मुझे 20 लाख वॉन दे दो। ये सुनते ही जैकी बुरी तरीके से घबरा जाता है और तुरंत मोबाइल शॉप पर जाकर अपना नया फोन वापस करने की कोशिश करता है ताकि उसे पैसे मिल सके, लेकिन शॉप वाला फोन वापस लेने से मना कर देता है। फिर जैकी अपना अकाउंट चेक करता है लेकिन उसमें उतने पैसे नहीं होते। इसके बाद अपने बॉस से एडवांस मांगता है। पहले तो उसका बॉस मना कर देता है लेकिन बाद में तरस खाकर उसके अकाउंट में थोड़े पैसे भेज देता है। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए जैकी चुपके से अपने घर जाता है और अपने पिता के जमा किए हुए पैसे बैंक से निकाल लेता है। अगले दिन जैकी शॉप के अंदर खड़ा होता है। तभी उसका बॉस उसे बताता है कि बाहर एक अजीब सी लड़की काफी देर से खड़ी है। ये सुनते ही जैकी बाहर भाग कर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट पड़ा होता है। उस पैकेट पर एक एड्रेस लिखा होता है और जैकी को अगले दिन दोपहर वहाँ पर आने के लिए कहा गया होता है। अगले दिन जैकी उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वो औरत उसे कॉफी देती है और पूछती है कि क्या तुमने दूसरे आदमी को भी मारा था। जैकी घबरा कर मना कर देता है और उसे पैसे देने लगता है, लेकिन वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि अब से मुझे हर महीने 20 लाख वॉन चाहिए। उसके बाद वो प्लास्टिक में लपेटा हुआ हैमर दिखाती है ताकि उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स कभी भी ना मिट सके। फिर वो जैकी से कहती है कि जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे तब तक मैं तुम्हारा ये राज हमेशा राज ही रखूंगी। वो औरत जैकी से कहती है कि मेरे कुत्ते को रोड से चीजें उठाने की आदत है, उस रात भी तुम्हारा हैमर उठाकर मेरे पास लेकर आया था, देखा अब किस्मत ने हमें मिला ही दिया। ये सुनने के बाद जैकी कहता है कि हर महीने 20 लाख वॉन नहीं दे सकता मैं। तभी जैकी गुस्से में आकर हाथ से हैमर छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए इसलिए मैं अपने हैमर वापस लेकर जा रहा हूँ। लेकिन वो औरत जैकी को धमकी देते हुए कहती है कि अगर ये सच तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारी माँ जिंदा मर ही जाएगी, तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी और चर्च में भी तुम्हारी माँ की बदनामी होगी। वो आगे कहती कि चाहे तुम ये साबित कर दो कि तुमने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मारा था तब भी तुम्हें कई सालों की जेल हो सकती, इसलिए मैं ही तुम्हें बचा रही हूँ। ये सब सुनने के बाद जैकी समझ जाता है कि ये औरत कभी नहीं रुकने वाली है और वो पूरी जिंदगी उससे पैसे लेती रहेगी। फिर जैकी गुस्से में आकर उस हैमर से उस औरत के सर पर वार कर देता है। वो लगातार उस पर अटैक करता रहता है जब तक कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाती। उसके बाद जैकी अपने पैसे और हैमर उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन घबराहट में उसके खून के निशान वहीं पर छूट जाते हैं। इधर वो कुत्ता अपनी मालकिन के पास आकर उसके खून को चाटने लगता है। कुछ दिन के बाद दूध देने वाला आदमी देखता है कि घर के बाहर रखे दूध का पैकेट वैसे के वैसे ही पड़े हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत पुलिस को बुला देता है। कुछ ही देर के बाद डिटेक्टिव डैनी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी एक पुलिस वाले उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अचानक से एक जगह जमीन खोदने लगता है। ये देखकर पुलिस भी हैरान हो जाता है। जब उस जगह को खोदते हैं तो उन्हें जमीन के अंदर से एक स्केलेटन मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्केलेटन है। इसके बाद पुलिस उन दोनों स्केलेटन को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है ताकि उनकी असली पहचान का पता लग सके। दूसरी तरफ दूसरे मर्डर को 4 दिन बीत चुके होते हैं। जैकी खुद को अपने रूम में बंद करके बैठा होता है। उसने 4 दिनों से ना कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है, बस वही अपने किए कामों के बारे में ही सोच रहा होता है। इसी बीच उसके दोस्त उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन जैकी एक भी कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो एक मर्डरर बन चुका है। जैकी सोच रहा होता है कि मैंने 2 मर्डर किए फिर भी पुलिस मुझे पकड़ने के लिए क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि उस कुत्ते ने हर उस जगह को चाट दिया है जहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे। उसके बाद पुलिस उस कुत्ते को स्टेशन ले आती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कुत्ता इंसानों का मांस खा चुका है, इसलिए इसे यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। इधर जैकी अपने किए हुए काम से इतना परेशान हो चुका था कि वो अपनी जान देने का फैसला तक कर लेता है। तभी उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से बजता है। जैकी का दोस्त उससे मिलने के लिए आया होता है। जैकी उसके पैसे वापस करते हुए उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं पैसे लेने नहीं बल्कि तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर पार्क को ऑर्डर देता है कि उस कुत्ते को दिए गए एड्रेस पर छोड़ा। पार्क पहले मना करता है, लेकिन ऑर्डर की वजह से उस कुत्ते को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त कुत्ते को अचानक से जैकी की स्मेल आ जाती है। इसी बीच 2 बदमाश चंटू और बंटू वहीं पर घूम रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें पहले पुलिस स्टेशन में बेइज्जती किया गया होता है। बदला लेने के लिए चंटू बियर की बोतल को तोड़कर पार्क के पेट में घुसा देता है। ये देखते ही कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और दोनों बदमाश भी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैकी अपने रूम से बाहर आता है और फोन में एक न्यूज को देखने लगता है। न्यूज में बताया गया होता है कि एक मर्डरर ने अपने ही माँ बाप को मारकर उन्हें अपने घर के बाहर दबा दिया। ये देखकर जैकी सोचता है कि मैंने जिन 2 लोगों को मारा वो दोनों ही बुरे इंसान थे। मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, शायद से भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। इधर चंटू और बंटू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर जैकी पर पड़ती है। जैकी उनके कपड़ों पर लगा हुआ खून देख
लेता है और ये देखते ही जैकी उन्हें कपड़ों पर लगा हुआ खून देख लेता है। ये देखते ही उसे वही अजीब सा एहसास होने लगता है जो उससे पहले मर्डर के वक्त हुआ था। उसे लग रहा होता है कि जैसे कोई उसे दोबारा से किसी का मर्डर करने के लिए मजबूर कर रहा हो। अगली सुबह चंटू और बंटू की लाश एक गहरे गड्ढे के अंदर मिलती है और इधर हम देखते हैं कि जैकी पहले की तरह ही अपने रूम में बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक हैमर, एक ईंट और एक पेपर पर पड़ती है। जैकी उस पेपर को उठाकर पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना। ये देखकर जैकी समझ नहीं पाता कि आखिर ये पेपर किसने रखा है। जो लोग उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़ गए थे उनके बारे में भी हमें बाद में पता चलता है। उसके बाद स्टोरी हमें कुछ साल पीछे लेकर जाती है जहाँ पर हम जियोन को देखते हैं। एक दिन जियोन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा शराब पी रही होती है। तभी रूम में गैस लीक होने लगती है लेकिन किसी का भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। जैसे ही जियोन सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाती है तभी वहाँ पर जोर से ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी काफी हद तक जल जाती है। कुछ टाइम के बाद जियोन अपनी माँ को मारने के लिए भी यही प्लान बनाती है क्योंकि उसे अपनी माँ के नाम पर कई सारे इंश्योरेंस करवा रखे थे। लेकिन गैस की स्मेल की वजह से उसकी माँ की आंख खुल जाती है और वो जियोन से पूछती है कि यहाँ पर गैस की बदबू क्यों आ रही है। ये सुनते ही जियोन का प्लान खराब हो जाता है और वो गुस्से में एक बड़ा सा चाकू उठाती है और अपनी ही माँ को मार देती है। उसके बाद अपनी माँ की बॉडी को घर के बाहर जमीन में दबा देती है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। डिटेक्टिव डैनी और उसका साथी जियोन की कजन से मिलने जाते हैं। वो बताती है कि जियोन बचपन से ही बहुत ही घमंडी थी और दूसरों को दर्द देने में उसे बहुत ही मजा आता था। दूसरी तरफ ऑफिसर पार्क भी ठीक होकर दोबारा से ड्यूटी पर वापस आ जाता है। वो बताता है कि जब उस आदमी ने मेरे पेट में बोतल मारी थी तब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। उसके बाद उन दोनों बदमाशों को किसने मारा मुझे कुछ भी नहीं पता। जिस पर उसका सीनियर कहता है कि हमें भी अभी तक असली मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला इसलिए हम कुछ दिन तक आराम कर लो तुम। लेकिन पार्क मना कर देता है और कहता है कि घर पर बैठने से मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगले दिन डिटेक्टिव डैनी अपने साथी के साथ बंटू के फ्यूनरल में पहुंचता है। तभी बंटू की माँ रोते हुए डैनी से कहती है कि मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था इसलिए जिसने भी उसको मारा है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लो। उसके बाद डिटेक्टिव डैनी फ्यूनरल से बाहर आकर अपनी कार में चुपचाप बैठा होता है। तभी उसका साथी उससे कहता है कि सर उस माँ ने अपने बेटे को खोया है, आपको उसके साथ थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। लेकिन डैनी कहता है कि मुझे अपना काम मत सिखाओ, जिन लोगों को तुम मासूम समझ रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फिर डैनी बताता है कि बंटू और चंटू ने एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाया था। उसके बाद उन दोनों ने उसके साथ बहुत ही बुरा काम किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। किस्मत से उस लड़की की जान बच गई लेकिन उस हादसे को नहीं भूल पाई और एक महीने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद भी चंटू और बंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और लोगों को मारते, चोरी करते और सबको परेशान करते रहते थे। डैनी कहता है कि अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो मैं उन्हें बहुत ही पहले मार देता। दूसरी तरफ डैनी वापस से जैकी की शॉप पर आता है और जियोन की फोटो देखकर उसके बारे में पूछता है। शॉप का ओनर बताता है कि हाँ मैंने उसे शॉप के बाहर घूमते हुए देखा था। फिर डैनी जैकी के बारे में पूछता है जिस पर ओनर गुस्से में कहता है कि उसने मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दी है और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। इधर जैकी उस पेपर पर लिखे हुए टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर देता है। जैसे ही रिप्लाई आता है उसे पढ़कर जैकी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अगले दिन डैनी का साथी उस लड़की के पिता से मिलता है और रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी बिल्कुल मासूम थी लेकिन चंटू और बंटू ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। दूसरी तरफ जैकी अपने किए हुए कामों से टूट चुका होता है। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन आकर कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वाला उससे मजाक में कहता है कि पहले अपने पापों का पछतावा कर लो फिर यहाँ पर आना। उसके बाद जैकी हैमर और ईंट को अपने बैग में रखता है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। इधर डिटेक्टिव डैनी देखता है कि उसका साथी उस लड़की के पिता का स्टेटमेंट ले रहा होता है। वो आदमी बार बार यही कहता है कि मैंने चंटू और बंटू को मारा है लेकिन डैनी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि असली मर्डर राइट हैंड से अटैक करता है जबकि तुम लेफ्ट हैंड का यूज करते हो। तभी डैनी का सीनियर ऑफिसर बीच में आ जाता है और उसे बाहर लेकर जाकर कहता है कि जब आदमी खुद ही अपना जुर्म मान रहा हो तो तुम इतना साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और डैनी अपने सीनियर से कहता है कि सिर्फ किसी के जुर्म मान लेने से केस बंद नहीं हो सकता। जब तक हमें पक्का सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा। ये सुनते ही उसका सीनियर गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी डैनी को पता चलता है कि उसके साथी ने उस लड़की के पिता को पहचान कर बंटू की माँ को बता दिया। ये सुनते ही डैनी समझ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ वो आदमी घर वापस जा रहा होता है। तभी बंटू की माँ गुस्से में अपनी कार उसके ऊपर चढ़ा देती है। कुछ ही देर के बाद डैनी वहाँ पर पहुँचता है लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। इधर जैकी बैंक में अपने बचे हुए सारे पैसे अकाउंट में जमा कर देता है लेकिन बैंक से बाहर निकलते ही 2 बाइक सवार उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। जैकी उनके पीछे भागता है लेकिन गिरने की वजह से बुरी तरीके से घायल हो जाता है। दूसरी तरफ वो कार चोर बैग को खोलकर देखते हैं लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं होते इसलिए वो बैग को नदी में फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जैकी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसी हॉस्पिटल में डैनी भी उस लड़की के पिता से पूछताछ कर रहा होता है। डैनी उससे पूछता है कि तुम किसी
और का जुर्म अपने सर पर क्यों ले रहे हो। लेकिन वो आदमी फिर से कहता है कि मैंने ही उन दोनों को मारा है क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जिस पर डैनी कहता है कि सजा देने के लिए कानून बना है, तुम नहीं। इतना कहने के बाद डैनी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद नर्स उस आदमी को व्हील चेयर पर हॉस्पिटल के बाहर बैठा देती है। तभी अपना फोन निकालकर टेलीग्राम ओपन करता है। उसी वक्त उसकी नजर जैकी पर पड़ जाती है। वो तुरंत व्हील चेयर को लेकर जैकी के पीछे जाने लगता है, लेकिन जल्दी के चक्कर में व्हील चेयर पलट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखते ही जैकी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। तभी वो आदमी धीरे से जैकी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ही सारे पुलिस वाले, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जैकी हैरान होकर पूछता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि अभी तुम बहुत ही कुछ नहीं जानते हो, घर पर जाकर टेलीग्राम चेक करना। और जाने से पहले वो जैकी से कहता है कि चंटू और बंटू को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। और जैकी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, लेकिन डिटेक्टिव डैनी पहले से अपनी कार में बैठा उस पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही जैकी बाहर आता है, डैनी को उस पर दोबारा से शक होने लगता है और वो चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस लड़की के पिता अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे होते हैं। अपनी बेटी को याद करके वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, इसलिए वो एक साथ बहुत ही सारे स्लीपिंग पिल्स को खा लेते हैं और अपनी बेटी का नाम लेते हुए हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरी हमें फिर से उस रात में लेकर जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की के पिता भी चंटू और बंटू को मारने के लिए आए थे, लेकिन उनसे पहले जैकी उन दोनों को मार देता है और उसके बाद वहीं बेहोश हो जाता है। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। डैनी अब भी जैकी का पीछा कर रहा होता है। तभी हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उस लड़की के पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये सुनते ही डैनी जैकी का पीछा करना छोड़कर तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है। इधर जैकी अपना टेलीग्राम ओपन करता है, लेकिन वो अकाउंट डिलीट हो चुकी होती है। ये देखकर जैकी को उस रात की याद आ जाती है जब दो लोग उसे बेहोशी की हालत में उसकी रूम तक छोड़ने आए थे। उसमें से एक उस लड़की का पिता था और दूसरा आदमी कौन था ये अभी तक राज ही बना हुआ था। उसके बाद जैकी की माँ और उसकी बहन उसके रूम पर पहुंचती है। जब जैकी दरवाजा नहीं खोलता तो रिसेप्शनिस्ट की मदद से रूम का दरवाजा खुलवाती है। अंदर का हालात को देखकर जैकी की माँ बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी उन्हें टेबल पर एक लेटर लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक अमीर बिजनेसमैन रात भर पार्टी करने के बाद होटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे अपनी कार के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है और उसे अपना ड्राइवर समझकर कार में बैठा लेता है। उस आदमी की जैकेट पर ओनली फॉर हीरोज लिखा होता है। ये वही नाम होता है जो कि जैकी को टेलीग्राम पर मैसेज भेज रहा था। कुछ देर के बाद बिजनेसमैन का असली ड्राइवर कॉल करता है और वो कहता है कि सर मैं पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही बिजनेसमैन बुरी तरीके से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अगर मेरा ड्राइवर पार्किंग में है तो फिर मेरी कार में कौन चला रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता आदमी उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह उस बिजनेसमैन की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली जैकी की पुरानी शॉप पर पहुंचता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर शॉप का ओनर बताता है कि जैकी को यहाँ से काम छोड़े हुए 4 महीने हो चुके हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पर गया, बस इतना पता होता है कि उसकी फैमिली ने उसके सारे उधार पैसे चुका दिए थे। दूसरी तरफ ऑफिसर पार्क भी रिटायर होकर अपने घर वापस आ चुका होता है। इन 4 महीनों में सिटी में लगातार कई खतरनाक मर्डर हो रहे होते हैं। पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलती। आखिर में वो टीम भी केस को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर डैनी का साथी जेम्स कहता है कि ये केस शुरू से ही हमारे पास था, इसे हमें ही सोल्व करना चाहिए था। इस पर डैनी कहता है कि वो लोग केस सोल्व करने नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा करने आए थे। तभी डिटेक्टिव ली उनकी बात को सुन लेती है और कहती है कि जब कोई सबूत ना मिले तो उसमें पुलिस की नहीं बल्कि हालात की गलती होती है। लेकिन डैनी उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। उसके बाद स्टोरी एक यूट्यूबर की तरफ चली जाती है जिसका नाम जैन होता है। वो गेमिंग के साथ साथ क्राइम केसेस पर भी वीडियोस बनाता था। एक रात अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही जैन दरवाजा खोलता है उसके सामने डिटेक्टिव डैनी खड़ा होता है। डैनी अंदर आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैन पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने महीनों से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी तुम लोग एक किलर का पता नहीं कर पाए और न ही कोई क्लू ढूंढ पाए। डैनी भी उसकी बात का जवाब देता है और फिर उसके सामने केस की सारी फाइल्स रख देता है। जैन उस फाइल को ध्यान से देखने लगता है। फिर वो कहता है कि शुरू के मर्डर को देखकर लगता है कि जैसे किलर को मर्डर करना आता ही नहीं, लेकिन बाद के मर्डर में उसके अटैक काफी परफेक्ट हो गए। मतलब वो धीरे धीरे एक एक्सपर्ट किलर बनता जा रहा था। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा अजीब थी कि उसने जितने भी लोगों को मारा है वो सब किसी न किसी क्राइम से जुड़े हुए थे। तभी एक डिलीवरी बॉय जैन का खाना लेकर आता है। जैन जैसे ही खाना लेकर वापिस से अंदर आता है, डैनी अपने साथी को अंदर बुला लेता है। फिर वो जैन को एक फोन दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें इन मर्डर्स के बारे में इतनी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आखिर कहाँ से मिली। इतना कहने के बाद डैनी कहता है कि अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनते ही जैन बुरी तरीके से हैरान हो जाता है। जैन डैनी से कहता है कि अपने पावर का गलत यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास तो वारंट भी नहीं है। जिस पर डैनी कहता है कि चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो, कुछ सवालों के जवाब देकर वापिस से घर आ जाना, लेकिन अगर मैं वारंट लेकर आया तो तुम्हारे घर की पूरी तलाशी लूंगा। मजबूरी में जैन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जब डैनी का सीनियर उसकी बात को सुनता है और कहता है कि बिना किसी सबूत के तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो,
हो उसे तुरंत छोड़ दो। इसके बाद डैनी खुद जैन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में डैनी कहता है कि इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। जिस पर जैन कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा काम है। तभी डैनी उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस केस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। उसके बाद डैनी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी उसकी नजर जियोन के कुत्ते पर पड़ती है। वो उसका पीछा करता है और देखते है कि वो कुत्ता डस्टबिन से खाना उठाकर जियोन के खाली घर में लेकर जा रहा है। ये देखकर डैनी भी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जैन अपने घर पर अपने टॉयज को देख रहा होता है जिसे डैनी ने तोड़ दिया था। तभी डोरबेल बजता है। दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आता है। ये डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि जैकी होता है। जैसे जैकी नीचे उतरता है तभी एक डिटेक्टिव उसे कुछ सवाल पूछने लगता है। दूसरी तरफ डैनी और जेम्स कार में बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं। जेम्स पूछता है कि सर हम इस यूट्यूबर पर इतनी नजर क्यों रख रहे हैं, जिस पर डैनी बताता है कि सालों पहले एक मर्डर को पकड़ने की कोशिश में कर रहा था, लेकिन इस यूट्यूबर ने उसकी मदद की थी, इसलिए मुझे शक है कि ये फिर से किसी मर्डर की हेल्प कर रहा है। तभी एक डिटेक्टिव आकर बताता है कि जैन के घर पर एक और डिलीवरी बॉय आया था जो कि कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। ये सुनते ही डैनी तुरंत उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है। फिर वो गुस्से में जैन के रूम में घुस जाता है और उसका कंप्यूटर बंद करके उससे पूछता है कि क्या तुम एक किलर के लिए विक्टिम चुनते हो। दूसरी तरफ जैकी और वो दूसरा डिलीवरी बॉय पुलिस से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। जेम्स भी उनके पीछे भागता है और काफी देर तक चेस करने के बाद आखिरकार उस डिलीवरी बॉय को पकड़ लेते हैं। इधर डैनी गुस्से में जैन के रूम में तलाशी लेना शुरू करता है और उसके टॉयज भी तोड़ना शुरू कर देता है। जैन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो लॉ के खिलाफ है, लेकिन डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके रूम की हर चीज को तोड़ने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जेम्स उस डिलीवरी बॉय को पकड़ लेता है और डैनी के सामने ले आता है, लेकिन डैनी गुस्से में उससे कहता है कि मैंने इसे पकड़ने के लिए नहीं कहा था। तभी डैनी के पास उसके सीनियर का कॉल आता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर लाइव चल रही है, इसलिए तुरंत वहां से निकल जाओ। ये सुनने के बाद डैनी जैन के कंप्यूटर को चेक करता है और तभी उसे बैटमैन का पोस्टर के पीछे एक हिडन कैमरा मिल जाता है। ये देखकर डैनी जैन से कहता है कि देखते हैं कि तुम्हें अब कौन बचाता है, लेकिन जैन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो अपना कैमरा ऑन करके डैनी की हर हरकतें रिकॉर्ड करने लगता है। ये देखकर डैनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो जैन पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन जेम्स उसे रोक लेता है। तभी वो डिलीवरी बॉय मौका देखकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और डैनी को वहां से ले जाती है। उसके बाद स्टोरी हमें 4 महीने पीछे लेकर जाती है। हमें पता चलता है कि जैकी घर छोड़ने से पहले अपने माँ बाप के लिए एक लेटर लिख के गया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बिना बताए घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी वजह की एयरपोर्ट पर पहुंचता है। तभी टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि चंटू और बंटू स्कूल के टाइम से बड़े क्रिमिनल्स थे। ये देखकर जैकी को थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर वो इंटरनेट पर ओनली फॉर हीरोज के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। उसके अकाउंट में भी ज्यादा पैसे नहीं बचे होते, इसलिए वो कनाडा जाने की बजाय बुसान की ट्रेन पकड़ लेता है। जब जैकी की आंख खुलती है तो उसके पास एक लड़का बैठा होता है। वो लड़का मुस्कुरा कर कहता है कि मैं ओनली फॉर हीरोज का मर्डरर हूँ और मैं ही तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसके बाद वो जैकी को अपने घर पर ले जाता है। फिर वो जैकी से कहता है कि तुम दोनों मिलकर इस दुनिया से बुरे लोगों का सफाया कर सकते हो। और ये भी बताता है कि उस रात तुम्हें घर छोड़ने में मैं और मिस्टर कोंग आए थे। फिर वो जैकी से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत है, तुम जिस भी इंसान को मारते हो बाद में वो क्रिमिनल ही निकलता है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि हर मर्डर के बाद तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जैसे भगवान भी चाहते हैं कि तुम इस दुनिया के बुरे लोगों को खत्म करो। आखिर में वो जैकी से कहता है कि तुम्हें जितनी भी मदद चाहिए मैं करूंगा, मेरे पास 5 करोड़ वॉन है, इन पैसों से तुम अपना कनाडा जाने का सपना भी पूरा कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद जैकी बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। इधर हम देखते हैं कि जैन जैकी को बताता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई बुरा इंसान आएगा तो तुम्हारे अंदर उसे मारने की एक अजीब सी फीलिंग पैदा होगी, लेकिन जैकी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर जैन कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसके बाद जैकी जैन से पूछता है कि तुमने कहा था कि हमारे और भी पार्टनर्स हैं, वो कहाँ पर हैं? जिस पर जैन बताता है कि एक से तो तुम हॉस्पिटल में ही मिल चुके हो जिसका नाम मिस्टर कोंग है, और दूसरे मेंबर से अभी तुम्हारा नाम मिलना ही बेहतर होगा। फिर जैन जैकी से कहता है कि मेरे पीछे रख के कपबोर्ड में जाओ और जो भी चाहिए वहां से ले लो। जैसे ही जैकी कपबोर्ड को खोलता है उसके पीछे एक सीक्रेट रूम होता है। उस रूम के अंदर क्रिमिनल्स की फाइल्स, बहुत ही सारी वेपन्स और कई सारे सीक्रेट्स रखी होती है। जैकी वहां से एक वेपन को उठाता है और ओनली फॉर हीरोज वाली जैकेट पहनकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद रास्ते में उसकी टक्कर एक बिजनेसमैन से हो जाती है। उसी रात जैकी के अंदर फिर से किसी को मारने वाली वही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तब उसे समझ में आ जाता है कि जैन सच कह रहा था। इसके बाद जैकी उस बिजनेसमैन को किडनैप करके एक सुनसान बीच पर ले जाता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। और बिजनेसमैन डर कर जैकी से कहता है
है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। जिस पर जैकी कहता है कि अगर तुमने सच में कोई गलत काम नहीं किया है तो मुझे तुम्हें मारने वाली फीलिंग क्यों आ रही है। जरूर तुमने कोई ना कोई बहुत ही बड़ा गुनाह किया होगा, वरना किस्मत हम दोनों को कभी नहीं मिलवाती। ये सुनने के बाद बिजनेसमैन बार बार अपनी सफाई देने लगता है। तभी जैन भी वहाँ पर आ जाता है और बिजनेसमैन का फोन लेकर उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। कुछ ही देर में उसके फोन से कई सारी फाइल्स खुल जाती है, जिनमें से उसके घिनौने क्राइम्स वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। उन वीडियो से पता चलता है कि उसने एक छोटी लड़की के साथ बहुत ही बुरा काम किया था। ये देखते ही बिजनेसमैन घबरा जाता है और जैकी से कहता है कि ये सब गलतफहमी है, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन ये सब देखने के बाद जैकी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका होता है। पर जैकी उस बिजनेसमैन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो अपना नाइफ निकालता है और उस बिजनेसमैन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगली सुबह उस बिजनेसमैन की लाश पानी में तैरती हुई मिलती है। उसके बाद जैकी जैन से कहता है कि आज मुझे अपनी जिंदगी जीने का असली मकसद मिल गया। फिर अपने जिम में जाकर अपना पुराना बैग निकालता है जिसमें कि उसके सारे वेपन्स रखे होते हैं। उस दिन के बाद से जैन जब भी किसी क्राइम्स की इन्फॉर्मेशन या वीडियो जैकी को भेजता था, जैकी उसे ढूंढकर उसका काम तमाम कर देता था। दूसरी तरफ पुलिस के पास जैकी तक पहुंचने का कोई भी क्लू नहीं होता, न उन्हें कोई सबूत मिल रहा था और न ही कोई किलर का कोई पता चल रहा था, जिसकी वजह से उनके सीनियर ऑफिसर्स भी उससे काफी गुस्सा थे। यहाँ तक कि कुछ पुलिस ऑफिसर गुस्से में आकर अपने सीनियर से ही लड़ पड़ते थे, जिसके बाद उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता था। डैनी को भी बिना किसी गलती के सस्पेंशन मिल जाती है। इधर जैकी एक के बाद एक क्रिमिनल्स को खत्म करता रहता है। धीरे धीरे उसे ये काम करने में बहुत ही मजा आने लगता है। जो काम पहले उसके लिए मजबूरी था, अब वही उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ डैनी की जिंदगी पूरी तरीके से बिखर रही होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक डिलीवरी बॉय को जैकी की फोटो देखकर पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो। डिलीवरी बॉय फोटो को देखते ही कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये जैकी है। फिर पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे इसके पास लेकर जा सकते हो। ये सुनते ही पहली बार पुलिस जैकी के इतने करीब पहुंच जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या डैनी जैकी को पकड़ पाएगा या फिर बार बार इसी तरीके से हर बार जैकी की किस्मत उसका साथ देती रहेगी। और ये नया पुलिस ऑफिसर आगे स्टोरी में क्या रोल निभाएगा। अब तक जैकी सिर्फ एक ही मकसद से जी रहा था, वो था इस दुनिया से बुरे क्रिमिनल्स का सफाया करना, और इस मिशन में जैन हर कदम पर उसकी मदद कर रहा था। अब हमें जैकी को दिखाया जाता है जो कि अपना गुजारा करने के लिए एक सुपरमार्केट के फिशिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। वो हमेशा चुप रहता है और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। दूसरी तरफ लीना भी उसी सुपरमार्केट में काम करती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसका एमएमएस लीक कर दिया होता है, जिस वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। अब वो भी जैकी की तरह सबसे दूर रहती थी और हर इंसान पर शक करती है। तभी एक दिन एक गुस्से वाली औरत सुपरमार्केट में आकर 3 दिन पहले खरीदे हुए सामान का रिफंड मांगने लगती है। लीना सिस्टम को चेक करती है लेकिन उसे कोई भी परचेस नहीं मिलती। फिर भी मैनेजर बिना कुछ सोचे समझे उस औरत को रिफंड और फ्री का सामान दे देता है। लेकिन जैसे वो अपनी कार के पास पहुंचती है, उसका विंडशील्ड पर एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है। वो गुस्से में जैकी पर इल्जाम लगा देती है, जिस पर जैकी कहता है कि सिर्फ मेरे यहाँ पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये किया है। औरत बताती है कि उसकी कार में डैश कैम लगा हुआ है, और ये सुनते ही जैकी कहता है कि अगर डैश कैम है तो उसमें तुम्हारे सुपरमार्केट से चोरी करते हुए वीडियो भी जरूर होगी। तुमने जिन चीजों का रिफंड लिया उन्हें तुमने पहले चोरी किया था, चाहो तो मैं पुलिस को भी बुला लेता हूँ। ये सब लीना अंदर से देख रही होती है। उसी रात लीना जैकी से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जब भी कोई तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछता है तुम चुप हो जाते हो। मेरे भी बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, लेकिन अब मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। दूसरी तरफ रिटायर ऑफिसर पार्क डैनी से मिलता है। वहाँ पर एक कुत्ते को देखकर पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। डैनी बताता है कि यहाँ पर बाहर भटक रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। तभी जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है और पार्क से कहता है कि अगर आपने मुझ पे भरोसा किया होता तो अब तक हम एक मर्डर को पकड़ चुके होते। उसके बाद जेम्स डैनी से बुसान में हुए प्रोफेसर यंग के मर्डर के बारे में पूछता है और बताता है कि जैकी भी वहाँ पर गया था, जिस पर डैनी कहता है कि बुसान में पहले बहुत ही सारे मर्डर हो चुके हैं और आज तक किसी भी किलर को पकड़ा नहीं जा सका। दूसरी तरफ जेम्स डैनी से कहता है कि अगर बुसान में इतने सारे मर्डर हुए तो हमें खुद वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसके बाद वो दोनों जैकी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जैकी काफी दिनों से लापता है। जेम्स उसकी फैमिली से कहता है कि सबसे पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दो, उसके बाद हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर लीना एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठकर खाना खा रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम डोंग होता है उसे लगातार देखे जा रहा होता है। ये देखकर लीना उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर डोंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। उसके बाद दोनों दोबारा मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी तरह उनके बीच में दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दूसरी तरफ जैकी की माँ और बहन पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। फिर डैनी और जेम्स बुसान पहुंचकर वहाँ की पुलिस से मदद मांगने लगती है, लेकिन वहाँ का ऑफिसर उनकी बात मानने से मना कर देता है, जिस पर डैनी उसे ऑफिशियल ऑर्डर दिखाता है। तब जाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जैकी अपने घर से बाहर निकलता है। लिफ्ट के अंदर उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है। एक पल के लिए जैकी को लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर डोंग लीना को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। जब दोनों मिलते हैं तो डोंग बताता है
है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। फिर वो लीना की और करीब आने की कोशिश करता है और उस रात लीना के घर पर ही रुक जाता है, लेकिन लीना के दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं होती। अब अगले दिन डोंग अपनी मंगेतर के पास जाकर कहता है कि उसकी जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन उसकी मंगेतर उसका सामान देखकर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और काम के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा है। उसके बाद अगले दिन जैकी एक बार फिर से सुपरमार्केट पहुंच जाता है। अगले दिन जैकी सुपरमार्केट पहुंचता है और देखता है कि लीना एक अनजान लड़के के साथ बात कर रही होती है। जैकी को अब ये नहीं पता होता है कि उस लड़के का नाम डोंग है और वो चुपके से लीना को डेट कर रहा है। असल में डोंग अपनी मंगेतर से फिर से झूठ बोलकर काम का बहाना बनाता है और रात लीना के घर पर बिताने चला जाता है। उस रात जब डोंग सो रहा होता है तब लीना उसका फोन चेक करती है। वहाँ उसे डोंग और उसकी मंगेतर की चैट्स दिख जाती है। तभी डोंग उठ जाता है और गुस्से में फोन उसके हाथ से छीन लेता है। लीना उससे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से मैंने तुम पर भरोसा किया था। जिस पर डोंग सच बताता है कि तुम्हारा MMS देखने के बाद मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता था। ये सुनते ही लीना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर को सब कुछ बता दूंगी। बस इतना सुनते ही डोंग अपना आपा खो देता है और गुस्से में लीना का गला दबा देता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डोंग आराम से बैठकर सोचने लगता है कि अब सबूत कैसे मिटाए जाए। अगले दिन टीवी पर खबर चलती है कि एक लड़की की आग लगने से मौत हो गई है, लेकिन जैकी पूरी खबर सुने बिना टीवी को बंद कर देता है। असल में डोंग ने अपनी फ्लैट में आग लगा दी होती है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। दूसरी तरफ डैनी पुलिस से इस केस के बारे में पूछता है। पुलिस बताती है कि मरने वाली लड़की सुपरमार्केट में काम करती थी और उसकी मौत आग लगने से हुई है, लेकिन डैनी को शक हो जाता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि मर्डर भी हो सकता है। इधर जैकी जब सुपरमार्केट पहुंचता है तब उसका एक साथी उसे बताता है कि लीना की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनते ही जैकी बहुत ही शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर पागल रिटायर्ड ऑफिसर जैकी के सामने आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जैकी सुपरमार्केट के अंदर भागने लगता है। उसी वक्त डैनी और जेम्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और डैनी भी जैकी का पीछा करना शुरू कर देता है। भागते भागते जैकी एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से और रिटायर्ड ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जैकी को जमीन पर गिरा देता है और उससे कहता है कि उठ जाओ क्योंकि अब तुम्हें बहुत ही दूर तक जाना है। तब बाहर से डैनी की कदमों की आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। मौका मिलते ही जैकी उस रिटायर्ड ऑफिसर को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जब डैनी स्टोर रूम तक आता है तब तक जैकी वहाँ से निकल चुका होता है। बाहर जेम्स बताता है कि किसी ने सुपरमार्केट की CCTV हार्ड डिस्क चुरा ली है। उसके बाद डैनी मैनेजर को जैकी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। मैनेजर बताता है कि जैकी वही सुपरमार्केट में काम करता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर डैनी से कहता है कि तुम पहले सस्पेंड हो और ये केस छोड़ दो, लेकिन डैनी कहता है कि सस्पेंशन के बाद भी मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा। दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर छुपकर CCTV फुटेज को देख रहा होता है और उस फुटेज में डोंग लीना से बात करता हुआ दिखाई देता है। इधर डोंग हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट को लेने जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे HIV हो गया है और ये सुनते ही डोंग के होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत अपनी मंगेतर को फोन करता है, जिस पर वो बताती है कि उसे भी HIV हो गया है और कुछ दिन पहले उसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। ये सुनते ही डोंग बहुत ही गुस्से में अपने घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि रिटायर्ड ऑफिसर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और डोंग से पूछता है कि तुम लीना को जानते थे ना। डोंग मान लेता है कि वो लीना के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कहता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। रिटायर्ड ऑफिसर उससे कहता है कि उस रात पड़ोसियों ने तुम दोनों की लड़ाई की आवाज सुनी थी, इसलिए सच बता दो। लेकिन डोंग भी अपनी बात से मुकर जाता है। ये देख रिटायर्ड ऑफिसर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं बल्कि जान से मारने आया हूँ। दूसरी तरफ जैकी जैन को फोन करके बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और वो भाग रहा है, जिस पर जैन उससे कहता है कि अपना फोन बंद कर दो और फिलहाल कहीं पर छुप जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इधर रिटायर्ड ऑफिसर डोंग को टेप से बांध देता है और कहता है कि मैं सिर्फ बुरे लोगों को ढूंढता हूँ और उन्हें अपने हाथों से सजा देता हूँ। ये सुनते ही डोंग डर जाता है और कहता है कि अगर मैं सच बता दूं तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे, जिस पर रिटायर्ड ऑफिसर उसे अपने जुर्म लिखने के लिए कहता है। डोंग कन्फेशन लिखना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले गुस्से में उसकी जान ले ली जाती है। डोंग को मारने के बाद रिटायर्ड ऑफिसर को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अब उसका कन्फेशन कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाएगा। इसके बाद वो पूरे रूम को ध्यान से साफ करता है ताकि पुलिस को वहाँ पर एक भी सबूत ना मिल सके। दूसरी तरफ डैनी एक पुलिस ऑफिसर के साथ जैकी के घर पर जाता है, जबकि जेम्स अपनी टीम के साथ डोंग के घर पर पहुँचता है। रास्ते में जेम्स की मुलाकात रिटायर्ड ऑफिसर से होती है, लेकिन उससे पहचान नहीं पाता। जब पुलिस डोंग के घर का दरवाजा खटखटाती है तब कोई भी जवाब नहीं मिलता। तब वो दरवाजा को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर पूरा रूम फायर एक्सटिंग्विशर से भरा हुआ धुआं दिखाई देता है। बस तभी जेम्स को गैस लीक होने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और जेम्स पूरी तरीके से घायल हो जाता है। कुछ समय के बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है, जिसे देखकर जैकी को पहले ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो आदमी बताता है कि मैंने सिर्फ जैकी के रूम में घुसकर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया था क्योंकि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं था, लेकिन पुलिस उसे बताती है कि एक लड़की का मर्डर हुआ है और तुमने रूम के सबूत खराब कर दिए हैं। दूसरी तरफ डैनी अपने बीमार पिता से मिलने के लिए जाता है। तभी जेम्स उसे फोन करके
बताता है कि ब्लास्ट से पहले उसने किसी अनजान इंसान की झलक देखी थी। हो सकता है कि बॉम्ब उसी ने लगाया हो। जिस पर डैनी उससे कहता है कि पहले अपना इलाज करवाओ, बाकी इन्वेस्टिगेशन मैं संभाल लूंगा। इधर रात के समय जैन अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जैन को बताता है कि उसने घर के सारे हिडन कैमरास और माइक्स को हटा दिए। जैन उससे पूछता है कि डोंग के घर में ब्लास्ट तुम नहीं करवाया था, लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर बात को बदलते हुए कहता है कि पहले तुम मुझे हीरो कहते थे। जिस पर जैन कहता है कि तुम हीरो नहीं हो, और ये सुनते रिटायर्ड ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और जैन से कहता है कि मुझे उस नए हीरो से मिलना है। जैन कहता है कि मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। तब रिटायर्ड ऑफिसर उससे कहता है कि जैसे ही वो मिल जाएगा मेरी उसे मुलाकात जरूर करवाना। इतना कहकर वो जैन की एक किताब को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर के पास एक अजीब सी एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उसे पहले ही पता चल जाता है कि कब कोई उस पर अटैक करने वाला है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। इधर जैकी एक गेम को खेल रहा होता है, तभी उसके पास बैठा एक अनजान आदमी को देखकर उसके अंदर फिर से किसी को मारने की फीलिंग आने लगती है। लेकिन इस बार भी जैकी खुद को संभाल लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जेम्स जैन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात रिटायर्ड ऑफिसर से हो जाती है। जैसे ही जेम्स बताता है कि वो पुलिस है, रिटायर्ड ऑफिसर बिना कुछ सोचे समझे उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसके बाद पुलिस जैन को स्टेशन ले आती है। जैन कहता है कि वो सिर्फ डैनी से ही बात करेगा। फिर वो डैनी को बताता है कि जब मैं बाहर आया था तब जेम्स बिल्डिंग के नीचे गिरा हुआ था और ये सब रिटायर्ड ऑफिसर ने किया है और वो वापस आ चुका है। ये सुनते ही डैनी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जैन से सारी सच्चाई पूछता है। उसके बाद डैनी जैन से कहता है कि तुम फिलहाल कहीं पर छुप जाओ, वरना रिटायर्ड ऑफिसर तुम्हें भी मार देगा। लेकिन जैन उससे कहता है कि ये बात जैकी को मत बताना, क्योंकि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ डैनी बाकी पुलिस ऑफिसर्स को जेम्स के बारे में बताता है, लेकिन एक ऑफिसर उल्टा डैनी पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे साथ ही सस्पेंड हुए हैं। ये सुनते डैनी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर रिटायर्ड ऑफिसर उस लड़के और लड़की को पकड़ लेता है जिन्हें उसने पहले रोड पर देखा था, और लड़के को बुरी तरीके से पीटने लगता है और कहता है कि आजकल के बच्चों को न बड़ों की इज्जत करना आता है और न ही तमीज से रहना। फिर वो लड़की की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस एक पेन मुझे दे दो। लेकिन लड़की डर कर कहती है कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। रिटायर्ड ऑफिसर उस लड़की से कहता है कि अगर तुम आर्ट स्टूडेंट हो तो मेरी एक ड्राइंग को बनाकर दिखाओ। लेकिन लड़की डर कर कहती है कि मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए मुझे मत मारो। ये सुनते रिटायर्ड ऑफिसर कहता है कि जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो तुम इतने महंगे कॉलेज में पढ़ने का क्या फायदा। इतना कहकर उस लड़की को भी मार देता है। दूसरी तरफ वो रात को जैकी टीवी देख रहा होता है, तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक आदमी मर्डर करके फरार हो गया है। ये सुनते ही जैकी समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो कि कुछ देर पहले उसके साथ गेम खेल रहा था, इसलिए जैकी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर डैनी अपने पिता के साथ बैठा होता है, तभी नए कैप्टन का फोन आता है और वो डैनी से मिलने के लिए पूछता है। कैप्टन डैनी से कहता है कि सिर्फ तुम ही रिटायर्ड ऑफिसर को अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए मुझे उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि इस बार उसने एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन की पोती का मर्डर कर दिया है। अगर तुम ये केस सोल्व कर दोगे तो कल से फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी तरफ जैन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पहुंचता है, तभी जैकी का फोन आता है और वो जैन से पूछता है कि आखिर रिटायर्ड ऑफिसर कैसा इंसान है। जिस पर जैन को उनकी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब रिटायर्ड ऑफिसर ने अकेले ही कई लोगों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी। फिर जैन जैकी से कहता है कि फिलहाल छुप कर रहो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन जैकी कहता है कि मैं उस रिटायर्ड ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ। इधर रिटायर्ड ऑफिसर अपने घर में बैठा हुआ उस कन्फेशन लेटर को पढ़ रहा होता है जो उसने अपने शिकार के मरने से पहले लिखवाए थे। तभी उसके फोन पर जैन का मैसेज आता है कि जैकी तुमसे मिलना चाहता है। ये देखते ही रिटायर्ड ऑफिसर जैकी को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सच में मिलना चाहते हो तो एयर क्लब आ जाओ। उसके बाद जैकी उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। जैकी जैसे एयर क्लब पहुंचता है, रिटायर्ड ऑफिसर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जैकी से कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम किस तरीके के इंसान हो। फिर वो जैकी से पूछता है कि सुना है कि तुम बिना किसी सबूत के पहचान लेते हो कि कौन क्रिमिनल है। लेकिन जैकी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तभी स्कॉर्पियन गैंग वहाँ पर आ जाती है और दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है। जिस पर रिटायर्ड ऑफिसर जैकी से पूछता है कि तुम्हें भी पता चल गया ना कि ये सब क्रिमिनल है। जैकी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद जैकी रिटायर्ड ऑफिसर से अपनी किताबों के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैंने अभी तक उसे खत्म नहीं किया। फिर वो जैकी को समझाता है कि उस मोटे आदमी पर इतना भरोसा मत करो, एक दिन और तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर जैकी को अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दी जाएगी। लेकिन जैकी के मन में सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर को मारने का ही ख्याल चल रहा होता है। तब रिटायर्ड ऑफिसर जैकी से कहता है कि आज रात तक सोच लो और कल मुझे अपना जवाब दे देना। इतना कहकर जैसे ही वो मुड़ता है, जैकी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर पहले से बात का अंदाजा लगा लेता है और जैकी को जोर से दूर फेंक देता है। फिर वो जैकी को बताता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से मुझे पहले से पता चल जाता है कि कौन मुझ पर हमला करने वाला है। तभी स्कॉर्पियन गैंग फिर से वहाँ पर आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर
बताकर जैकी वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर जैकी देखता है कि जैन बंधा हुआ पड़ा है और तुरंत जैन को आजाद कर देता है, लेकिन जैन उसे एक और मौका देने की भीख मांगता है। ये सुनते ही जैकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं बहुत ही डर गया हूँ। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और गोली रिटायर्ड ऑफिसर ने चलाई होती है। उसके बाद वो अकेला ही पूरी स्कॉर्पियन गैंग की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। आखिर में वो गैंग के एक आदमी से चेयरमैन को फोन करवाता है और झूठ बुलवाता है कि जैकी पहले रास्ते से भाग गया और हम उसे पकड़ नहीं पाए। स्कॉर्पियन गैंग के आदमी से फोन करवाने के बाद रिटायर्ड ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारे बॉस ने क्या कहा, जिस पर वो बताता है कि चेयरमैन कहा है कि तुम्हें जिंदा पकड़ो क्योंकि अपनी पोती की मौत का बदला खुद लेना चाहता है। ये सुनते रिटायर्ड ऑफिसर को पता चल जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा था वो उसकी चेयरमैन की पोती थी। कुछ देर के बाद पुलिस एयर क्लब पहुंचती है, लेकिन तब तक वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद डैनी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में जैकी और जैन दोनों दिखाई देते हैं। साथ ही पुलिस को भी रिटायर्ड ऑफिसर की एक फुटेज मिल जाती है जिसमें वो कार के अंदर बैठा हुआ नजर आता है। इसके बाद पुलिस हर जगह पर रिटायर्ड ऑफिसर की फोटो दिखाकर उसकी तलाशी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर के घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ही सारे कन्फेशन लेटर्स मिलते हैं जो उसने अपने शिकार से मरने से पहले लिखवाए होते हैं। इधर जैन और जैकी वहाँ से दूर भागने का प्लान बनाते हैं। जैन कहता है कि हम साउथ की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। दोनों जैकी के गाँव पर पहुँचते हैं और वहाँ पर किसी और के नाम से नई सिम ले लेते हैं, लेकिन उसी रात जैकी चुपके से घर से निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर अपनी मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है। थोड़ी दूर आगे वो अपनी माँ को देखता है जो कि उसकी चिंता में परेशान होती है। जैकी बिना सामने या चुपचाप अपनी माँ का पीछा करता है और चर्च तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर चेयरमैन के एक आदमी को पकड़कर उससे चेयरमैन के बारे में पूछता है। इधर डैनी को समझ में आ जाता है कि रिटायर्ड ऑफिसर चेयरमैन तक पहुँचना चाहता है, इसलिए वो तुरंत पुलिस के साथ चेयरमैन के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तब तक रिटायर्ड ऑफिसर चेयरमैन के घर पर पहुँच चुका होता है। वो चेयरमैन को कुर्सी से बांध देता है और उसकी असिस्टेंट से गार्ड्स को फोन करवाता है और अगले 1 घंटे तक कोई भी चेयरमैन के रूम में अंदर न आए। इसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर असिस्टेंट को नींद की दवा खिला देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। बाहर खड़े गार्ड्स को पता चलता है कि चेयरमैन अपनी पोती की मौत की वजह से किसी से अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो रूम के अंदर नहीं जाते। चेयरमैन के सामने बैठे रिटायर्ड ऑफिसर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ताकतवर इंसान हो, छोटे गुंडों से लेकर बड़े ऑफिसर तक सब तुम्हारे इशारों पर चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी असली सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम्हारे लालच की वजह से हजारों लोगों की जान गई थी और तुम्हारी पोती भी उसी पाप की सजा बनी। फिर वो चेयरमैन के सामने पेन और पेपर रख देता है और अपना जुर्म लिखने के लिए माफी मंगवाता है। तभी डैनी वहाँ पर पहुँच जाता है और रिटायर्ड ऑफिसर से चेयरमैन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर चेयरमैन को पकड़कर कहता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तुरंत मर जाएगा। फिर वो डैनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम आज तक किसी को भी नहीं मार पाए हो और मेरे सामने गन लेकर खड़े हो। इतना कहकर रिटायर्ड ऑफिसर डैनी के सामने ही चेयरमैन का गला काट देता है। ये देखते ही पुलिस तुरंत रिटायर्ड ऑफिसर को पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। दूसरी तरफ चेयरमैन उदास होकर कहता है कि अगर चेयरमैन बच जाता है तो मेरी प्रमोशन पक्की थी। फिर वो डैनी से कहता है कि मीडिया के सामने ऐसा दिखाना जैसे तुमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। इधर जैन जैकी को अपने बचपन की कहानी बताता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब कुछ लुटेरों ने मेरे माँ बाप को मार दिया था, लेकिन किसी ने भी उस किलर को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उसी दिन मैंने समझ लिया था कि इंसाफ दिलाने के लिए ताकत होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर पुलिस वैन में हथकड़ी लगाकर बैठा हुआ होता है। वो पुलिस से कहता है कि हथकड़ी थोड़ी सी ढीली कर दो। पहले तो पुलिस मना कर देती है, लेकिन बाद में जैसी हथकड़ी ढीली की जाती है, रिटायर्ड ऑफिसर अचानक से अपनी असली पुलिस वालों पर हमला कर देता है और ड्राइवर को भी घायल कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे का फायदा उठाकर रिटायर्ड ऑफिसर वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन चेयरमैन के अंतिम संस्कार में उसका बेटा कैप्टन को धमकी देता है कि अगर रिटायर्ड ऑफिसर और उसके साथियों को जल्दी से नहीं पकड़ा गया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। दूसरी तरफ जैकी और जैन भी खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी पर रिटायर्ड ऑफिसर के जेल के फरार होने की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। टीवी पर रिटायर्ड ऑफिसर के जेल से भागने की खबर चल रही होती है। साथ ही जैकी और जैन की फोटो भी दिखाई जाती है और पुलिस तीनों की तलाशी शुरू कर देती है। ये देखकर जैन एक ऐसे डेंटिस्ट के पास जाता है जिसकी उसने पहले मदद की थी ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। इधर जैकी की माँ और बहन भी टीवी पर उसकी फोटो देख लेती है। रास्ते में जैकी खुद को दोस्त देने लगता है, लेकिन जैन उसे समझाता है कि हम चुपके से शिप के जरिए अरब कंट्री चले जाएंगे। फिर दोनों एक एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इसके लिए बहुत ही पैसे लगेंगे। तभी जैन के फोन पर कॉल आता है और उसे लगता है कि डेंटिस्ट का फोन आया है, लेकिन दूसरी तरफ रिटायर्ड ऑफिसर होता है और जैन से कहता है कि पुलिस हम तीनों को ढूंढ रही है। अब हम तीनों साथ हैं, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ और ऑस्टिन फैक्ट्री आ जाओ। जब जैकी पूछता है कि किसका फोन था, तब जैन झूठ बोल देता है कि डेंटिस्ट का कॉल था। कुछ देर के बाद जैन जैकी से कहता है कि हम दोनों साथ में गए तो पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम अकेले शिप से निकल जाओ और मैं दूसरे रास्ते से आऊंगा। जैन के जाते ही जैकी उसके फोन को ट्रैक कर लेता है और दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। इधर जैकी पोर्ट पर पहुंचकर अपना फेक
एक पासवर्ड जमा करता है और वेट करने लगता है। तभी उसे अपने बैग में जैन का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है। दूसरी तरफ जैन डैनी से मिलने के लिए पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता है कि रिटायर्ड ऑफिसर कहां पर मिलेगा। लेकिन डैनी पहले होटल वाली रात के बारे में सवाल करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से बहुत ही लोग मारे गए। जिस पर जैन कहता है कि तुम भी चेयरमैन को बचा नहीं पाए थे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन डैनी उसकी बात मानने से मना कर देता है। इसी बीच डैनी की माँ जब अपने पति के रूम में जाती है तब देखती है कि रिटायर्ड ऑफिसर पहले से ही वहाँ पर बैठा होता है। इधर जैकी जैन का लेटर खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना अधूरा काम खत्म करना है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ और अब सब कुछ ठीक करना मेरी ही जिम्मेदारी है। जैकी कांपते हुए हाथों से लेटर को बंद करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ डैनी हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है जबकि उसकी माँ अब खतरे से बाहर है। उसका साथी उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है लेकिन डैनी बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ जाता है और गन निकाल लेता है। तभी पीछे वाली सीट से जैन सामने आता है और डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें रिटायर्ड ऑफिसर के पास लेकर जा सकता हूँ। इसी बीच कैप्टन डैनी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हम रिटायर्ड ऑफिसर को पकड़ कर रहेंगे, तुम घर चले जाओ। लेकिन डैनी किसी की भी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। इधर जैकी भी जैन का पीछा करने के लिए एक कार चुरा लेता है। रास्ते में जैन डैनी को समझाने की कोशिश करता है कि जिन लोगों को हमने मारा था वो सब गुनहगार थे और वही इस सजा के हकदार भी थे। ये सुनते ही डैनी गुस्से से उस कार को रोक देता है और जैनी को बाहर खींचकर कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही इंसाफ बांटने वाले हो। जिस पर जैन कहता है कि तुम भी रिटायर्ड ऑफिसर के पास पुलिस बनकर नहीं बल्कि अपने पिता का बदला लेने के लिए जा रहे हो। कुछ देर के बाद जैन फैक्ट्री पहुंच जाता है जहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम अकेले नहीं आओगे। तभी डैनी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। रिटायर्ड ऑफिसर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए नहीं आए हो बल्कि पकड़ने के लिए आए हो। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को सालों की तकलीफ से आजाद कर दिया, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनते ही डैनी गुस्से में उस पर गन तान देता है लेकिन वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी अचानक से जैकी वहाँ पर पहुँच जाता है। जैकी को देखते ही रिटायर्ड ऑफिसर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि अब असली मजा आएगा। इतना कहकर वो जैकी पर गोली चला देता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। जैकी पीछे से रिटायर्ड ऑफिसर पर हमला करता है और उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है। इसके बाद दोनों बंदूक के लिए लड़ने लगते हैं। तभी जैन भी उन्हें रोकने के लिए बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ डैनी भी रिटायर्ड ऑफिसर पर गन तान देता है लेकिन इसी दौरान अचानक गोली चल जाती है और वो सीधा जैन को लगती है। ये देखते ही जैकी तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और रोते हुए कहता है कि हमने साथ में यहाँ से निकलने का वादा किया था, फिर वापस क्यों आए। इधर रिटायर्ड ऑफिसर जैकी से पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई पहले से ही पता चल जाता है कि कौन गुनहगार है? क्या तुम सच में मुझसे अलग हो? लेकिन डैनी उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब रिटायर्ड ऑफिसर डैनी से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी अपने परिवार की असली सच्चाई नहीं जान पाओगे। फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया था, तुम्हारा घर किसी और की वजह से टूटा था। इसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर अपना पूरा पास्ट बताता है। वो कहता है कि जब मैं पुलिस में था तब तुम्हारे पिता हमेशा मेरी हिफाजत करते थे, मतलब कि बेइज्जती करते थे, बहुत ही गंदी वाली। एक दिन तुम्हारे पिता ने एक औरत को किसी दोस्त का सामान चाइना ले जाने के लिए दिया था लेकिन एयरपोर्ट पर उसके पास ड्रग्स निकल गया। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता पुलिस के पकड़े हुए ड्रग्स का कुछ हिस्सा छुपाकर बाद में बेच लेते थे। जब मैंने उस औरत को बचाने की कोशिश की तब उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्रमोशन भी रोक दी और हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहे। आखिर में मैं उनके जुल्म और करप्शन से तंग आ गया और मैंने उन्हें मार दिया। ये सब सुनने के बाद डैनी पूरी तरीके से गुस्से से भर जाता है। इसी बीच जैकी को फिर से अपनी अजीब एबिलिटी का सिग्नल मिलता है। उसके अंदर डैनी को मारने की फीलिंग जाग उठती है। रिटायर्ड ऑफिसर जैनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा पिता एक करप्शन पुलिस ऑफिसर है और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें सच नहीं बताया। ये सुनते डैनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तब जैकी आगे आकर डैनी से कहता है कि गन मुझे दे दो, तुमने आज तक किसी की भी जान नहीं ली, इसलिए इसे मैं ही खत्म करता हूँ। जैसे ही जैकी रिटायर्ड ऑफिसर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, रिटायर्ड ऑफिसर अपने पेट से चाकू निकालकर उसी पर हमला कर देता है लेकिन उसी पर डैनी गोली चला देता है और रिटायर्ड ऑफिसर वहीं पर हमेशा के लिए मर जाता है। ये देखकर जैकी उसकी लाश के पास जाता है और धीरे से कहता है कि किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद वो रिटायर्ड ऑफिसर का सामान चेक करता है जहाँ पर उसे वहीं पर खोई हुई किताबें मिल जाती है जिसका नाम क्राइम एंड पनिशमेंट होता है। दूसरी तरफ पुलिस डैनी के पिता को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बताकर उन्हें श्रद्धांजलि देती है लेकिन तभी डैनी की नजर अपने पिता की उस दोस्त पर पड़ती है जिसका नाम रिटायर्ड ऑफिसर ने लिया था। वो आदमी डैनी की नजर मिलते ही शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। इधर जेम्स की ब्रेन सर्जरी सफल हो जाती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। वो डैनी को बताता है कि उसे हॉस्पिटल की एक नर्स पसंद आ गई थी और ठीक होते ही उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। कुछ समय के बाद डिटेक्टिव ली डैनी से पूछती है कि तुमने सस्पेंशन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, जिस पर डैनी कहता है कि
गलती मेरी थी और मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। फिर डिटेक्टिव ली बताती है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि रिटायर्ड ऑफिसर ने पिछले 5 साल में 30 से भी ज्यादा लोगों को मर्डर किया था। साथ ही जैन हर मर्डर में उसकी मदद करता था और वो भी मर चुका है। पुलिस को ये भी पता चलता है कि रिटायर्ड ऑफिसर हर शिकार की पूरी जानकारी पहले से ही निकाल लेता था और उसने किसी भी क्राइम सीन पर अपने फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़े थे। इसके बाद डिटेक्टिव ली डैनी से जैकी के बारे में पूछती है और कहती है कि हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, फिर भी तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनते ही डैनी को जैकी के साथ हुई आखिरी मुलाकात याद आ जाती है, लेकिन वो डिटेक्टिव ली को कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर का हाइड आउट आग में जलकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उस आग के साथ रिटायर्ड ऑफिसर की लाश, जैन की यादें और जैकी की किताब भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब तक जैकी बहुत ही दूर जा चुका होता है। इसके बाद बर्फ गिरने का मौसम आ जाता है। कुछ दिनों के बाद जैकी की माँ चर्च से घर लौटती है और देखती है कि घर के बाहर बर्फ साफ की हुई है। वो अपने पति से पूछती है कि इतनी ठंड में बाहर क्यों गए थे, लेकिन उसके पति कहते हैं कि मैं तो बाहर गया ही नहीं था। ये सुनते ही जैकी की माँ समझ जाती है कि जैकी चुपके से उनसे मिलने जरूर आया था, लेकिन जैकी की आजादी ज्यादा दिन तक नहीं टेकी। कुछ दिनों के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव ली डैनी से कहती है कि जैकी के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिला, अब सिर्फ तुम्हारी गवाही उसकी किस्मत का फैसला करेगी। डैनी कुछ देर तक जैकी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। सबूत न होने की वजह से जैकी को रिहा कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद डैनी एक दुकान पर च्युइंगम खरीदने के लिए जाता है। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि किम नाम के एक आदमी की लाश मिली है और 3 साल पहले हुए एक खौफनाक मर्डर का जिम्मेदार भी वही था। ये खबर सुनते डैनी समझ जाता है कि ये काम जैकी ने ही किया है। दूसरी तरफ जैकी रात के अंधेरे में अकेला चल रहा होता है, तभी एक अनजान आदमी उससे टकरा जाता है और उसी पल जैकी को फिर से अपनी वही अजीब एबिलिटी का सिग्नल मिलता है। उसके अंदर एक बार फिर से किसी को मारने की फीलिंग जाग उठती है और इसी के साथ ये ड्रामा का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले सीजन में।